आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सुशांत जी कह रहे हैं कि संडे को तो सर क्लास नहीं लेते, ऐसे ही भी क्या हमारी मजबूरी क्या है। ठीक। बेटा क्या है ना कि मैं अभी 7 दिन छुट्टी पे रहूंगा। ठीक है, कब? इसी महीने में कब रहूंगा बताऊंगा। तो फिर मेकअप तो करना पड़ेगा ना, राइट? सो मेकअप चल रहा है अभी। हाँ जी, सो दैट वी ट्राई टू फिनिश ज्योमेट्री बिफोर आई गो ऑन लीव फॉर 7 days। तो 7 दिन में आपकी 5 क्लासेस होती हैं हर वीक लगभग। सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि उसका मेकअप कर लें हम लोग। ठीक है, ऑलराइट। सो कल हमने एक सवाल छोड़ा था और उस सवाल पे थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। सो एक सवाल अभी कराता हूँ मैं, 80 नंबर का जो सवाल है। सो ये P है, ये Q है, और लेट्स से हमने कहा ये R है हमारा, PQR। एक ट्राइंगल है, फिर आपने इस ट्राइंगल पर एक ऐसी लाइन खींची P से जो एक्सटेंड करके सर्कल पर यहाँ मिली, राइट? सो जो एक्चुअल जिस डायग्राम की मुझे ज़रूरत है वो सिर्फ इतने डायग्राम की ज़रूरत है, नॉट मोर देन दैट, राइट? ऐसे। सो दिस इज द डायग्राम। मतलब ये आपका सवाल है कि PQR एक ट्राइंगल है और आपने P से एक लाइन खींची जो सर्कल पर जाके S पर मिली और इस अपोजिट साइड को यहाँ पर कहाँ मिली? T पर मिली, राइट? अब इस सवाल में आपसे पूछा जाता है कि हमें PS स्क्वायर की वैल्यू बता दो, राइट? तो बड़ा ही अच्छा सा फॉर्मूला है, याद हो जाएगा। तो PS स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी ये आपकी बनती है PQ इंटू PR। PS स्क्वायर आपका बनेगा PQ इंटू PR, यानी जिस वर्टेक्स से आपने लाइन खींची है उससे गुजरने वाली दो भुजाओं का प्रोडक्ट प्लस, बताओ क्या होगा? प्लस प्लस जो वैल्यू आती है वो आती है PS इंटू TS, प्लस ये पूरी लेंथ और इतनी लेंथ। तो ये आपकी वैल्यू बनती है। इसके प्रूफ में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है कि जो ये PS स्क्वायर है लेंथ, ये पहली बात तो आपको समझना है कि सर्कल के अंदर हमने एक ट्राइंगल बनाया है, P पॉइंट से हमने एक लाइन खींची है जो अपोजिट भुजा को T पर मिलेगी, सर्कल को S पर मिलेगी। नहीं, PS डायमीटर नहीं है, PS इज एनीथिंग, PS कुछ भी हो सकता है आपका, राइट? लेकिन इस P से जो लाइन गई है इसकी एक छोटी सी खास बात है, और वो खास बात ये है कि ये एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है। दिस लाइन इज एंगल बाइसेक्टर। तो आपका जो PS है ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ये एक एडिशनल कंडीशन अगर है तो ये रिजल्ट आता है आपका फाइनल, जो आपको ध्यान रखना है, राइट? मैंने एंगल बाइसेक्टर सबसे लास्ट में इसलिए बनाया कि आपको ये छोटी सी बात याद रहे। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ में आई? बोलो यस अगर क्लियर हुआ तो अब चलते हैं सीधे सवाल नंबर 80 पे, जो हमने सवाल छोड़ा था कल की फॉर्मूला है। सो आज इसको 80 नंबर पे आते हैं। ये सवाल है, कैन यू सी द डायग्राम, इज इट द सेम केस? यस, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर हो गई। आपको PS 20 दिया हुआ है पूरा, PQ आपको 8 दिया हुआ है, PR आपको 10 दिया हुआ है, और TS मुझे कैलकुलेट करना है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ TS। ये X मान लेते हैं और ये पूरी वैल्यू 20 के बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे जरा बताइए मुझे कि जो PS स्क्वायर होगा जो मुझे निकालना है, या PS स्क्वायर दिया हुआ है? PS स्क्वायर दिया हुआ है। पहले एक बार रिजल्ट फिर से लिख देता हूं ताकि आपको ये रिजल्ट अभी के अभी याद हो जाए। PQ इंटू PR प्लस PS इंटू TS। PS स्क्वायर आपका बनेगा 20 का स्क्वायर, PQ इंटू PR बनेगा आपका 8 इंटू 10 प्लस PS आपका 20 है, और सिर्फ एक वेरिएबल है जो है TS, जो आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप जाएंगे तो आप कहेंगे ये 400 बनेगा, ये तो वैल्यू हमारी 80 हो गई, यहाँ प्लस आपका 20 इंटू TS हो गया। अगर आप यहाँ से 20 काट दें तो 20 चौके 80 बनेगा, और 20 से ही हम 400 हो गया। सो TS की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर। TS आपका 16 यानी 16, तो आपका आंसर क्या हो गया? B। तो ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले से ही ये सवाल आपका हो पाएगा हल। अगर नहीं पता है तो एग्जाम में बैठ के इसका डेरिवेशन तुम कर भी नहीं पाओगे, चाह के भी नहीं कर पाओगे। सो दीज आर स्पेशल क्वेश्चंस व्हिच हैव अपीयर्ड इन सम ऑफ द एग्जाम्स, जो आपके लिए भी क्रूशियल है, वो इनको हमने इंक्लूड किया यहाँ पर। ठीक है, और कौन सा सवाल हमने छोड़ा था? एक आई थिंक ये सवाल छोड़ा था आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 94। किसी ने घर पे इस सवाल को ट्राई करने की जरूरत दिखाई, हिम्मत दिखाई थोड़ी सी भी कि चलो इस सवाल को भी ट्राई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 को? किसी ने? ऑलराइट, नहीं? क्यों मन नहीं किया? ठीक है, राइट। ये होगा भी नहीं, मतलब ट्राई करने जाओगे तो भी थोड़ा सा ये आसान सवाल नहीं है। ये मैंने इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किया है क्वेश्चन को कि यार देखो, कई बार कुछ ऐसे सवाल हैं जो बड़े स्टैंडर्ड से हैं और उनको करने के लिए आपको
थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये वो वाले सवाल है, जिद्दी सवाल है, जो इतनी आसानी से नहीं होते हैं। तो इनका प्रोसेस अगर आपको पहले से पता होगा देन एटलीस्ट यू कैन ट्राई देम, वरना तो ये हिलेगा भी नहीं आपसे सवाल। तो इस सवाल को करने के लिए एक्चुअली मैं आपको दिखाऊं कि हमें इस डायग्राम में थोड़ा सा, इसमें ऐसे सवालों में ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। सो एक्चुअली मैं आपको जो क्वार्टर सर्कल दिया हुआ है, जैसे पी पॉइंट बाहर है, अंदर एक सीकेंट आपको दिख रही है, बट जब ये सर्कल का हिस्सा बनाओगे उसके बाद ही कुछ रूल नियम कानून लगा सकते हो, ऐसे तो लगा ही नहीं पाओगे। इसलिए मैंने इसको एटलीस्ट सेमी सर्कल तक बनाया। अब मैं इस सेमी सर्कल तक बनाने के बाद इस सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। अब आपको ये दिख रहा होगा कि यार देखो इस लाइन को एक्सटेंड किया गया है, ऐसे ही एक्सटेंडेड लाइन है, तो इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। लेट्स लाइक दिस, कि यहाँ पर हमारा कहीं पॉइंट पी है और एस से इसको हमने ऐसे ज्वाइन किया हुआ है ना, ऐसा ही किया हुआ है। अब सवाल में हमें क्या क्या दिया हुआ है उसको जरा मार्क कर लो। यहाँ पर ये एस टी और यहाँ पी है, यहाँ हमारा क्यू है, ये हमारा आर है, और ये वैल्यू हमारी डी नहीं है, इसको हम अभी यू मान लेते हैं इस पॉइंट को। लेट्स से अब आगे बढ़ेंगे। पहले हम कहेंगे ये वैल्यू हमारी 8 है और ये वैल्यू हमारी 10 है। ये तो दिया हुआ है हमें, पीटी 10 दिया हुआ है। अब एक चीज देखना, हमें यहाँ पर हमें दो वेरिएबल एज्यूम करने पड़ेंगे। जैसे इस वेरिएबल को मैं बोल दूं x, इस वेरिएबल को मैं बोल देता हूँ y, या r, रेडियस है तो r बोल देते हैं, r हो गया। ये क्लियर नहीं है कि r सेंटर है। क्वार्टर सर्कल यहाँ पर लिख दिया गया। क्वार्टर सर्कल अगर यह है तो r सेंटर होगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है कोण, ठीक है। r 90 डिग्री दिया हुआ है और ये क्वार्टर सर्कल यहाँ मेंशन कर दिया गया। क्वार्टर सर्कल का मतलब होता है सर्कल का 1/4 हिस्सा। 1/4 हिस्से में ये 90 डिग्री का कोण होता है। क्लियर है, कहीं और 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो ये दिया हुआ है एक तरह से कि r सेंटर है। अब मैं आपके लिए, आपके फायदे के लिए इसको मैं 8 और 10 ना बोल के a और b बोलूंगा। a और b बोलने से क्या होगा, आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि अगर वैल्यू एग्जाम में बदलेगी तो फिर से यही प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो अब जरा इस चीज को देखने के बाद लेटर से हम लोग यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, जरा उसका कार्य कर लेते हैं। राइट, व्हाट वी कैन डू इज अप्लाई दिस। एक तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो r और x में एक रिलेशन हमें शायद मिल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू भी r के बराबर है। तो एक पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिखेंगे कि देखो ऐसा है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, ये वैल्यू हमारी आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है, और ये वैल्यू हमारी इधर 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx के बराबर है। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी इस प्रॉपर्टी से कि पी क्यू इंटू पी यू, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, पी क्यू और पी यू का जो गुणा होगा, पी से क्यू और पी से यू, विल बी इक्वल टू पी टी इंटू पी एस। और ये यू पर इसीलिए हमको ले जाना पड़ा क्योंकि तभी ये प्रॉपर्टी हम लगा पाएंगे, क्योंकि सर्कल के एंड पॉइंट्स हमको चाहिए होते हैं। पी क्यू इंटू पी यू इज इक्वल टू पी टी इंटू पी एस। तो पी क्यू इंटू पी यू क्या बनेगा, जरा यहां पर आप बताइए मुझे। आप कहोगे एक्स इंटू एक्स प्लस 2r, यहां पर पी यू की वैल्यू एक्स प्लस 2r के बराबर होगी, और जो पी टी है वो b है, और जो पी एस है वो a प्लस बी है। यहां से एक मजेदार बात है, ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2rx के बराबर है। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है b इंटू ए प्लस बी, यस और नो? इसकी वैल्यू b इंटू ए प्लस बी के बराबर है। तो मैं इस वैल्यू को रिप्लेस करूंगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। यहां से हम x इंटू एक्स प्लस 2r जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2rx है, जो यहां लिखा हुआ है, इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो आप कहोगे आपकी ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, इसको मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वैल्यू आपकी हो गई 2r स्क्वायर प्लस b इंटू ए प्लस बी। क्या यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? यहां से मैं लिखूंगा 2r स्क्वायर की वैल्यू, आप मजेदार बात देखिएगा, b स्क्वायर कट जाएगा और जो ab है वो भी एक कम हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ गई a स्क्वायर प्लस ab के बराबर हो गया। ये हुआ या नहीं हुआ? इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये a इंटू ए प्लस बी हो गया एक तरह से। तो 2r स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर हो गई। यहां से अगर मैं r की वैल्यू लिखना चाहूं तो ये आपकी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फॉर्मूला हो गया इस केस के लिए, जहां पर a ये अंदर वाला पोर्शन है और a प्लस बी तो पूरा है। तो अब इस सवाल में जो भी डेटा दिया है कि ये वैल्यू मेरी 8 है, ये वैल्यू हमारी 10 है।
हम इसमें रख देते हैं और आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट केस के साथ ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको ये बनेगा 8 × 18/2, तो ये वैल्यू हो गई आपकी √72। √72 होता है 8 × 9, राइट। बट इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें आर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो r² ही चाहिए था एक तरह से। πr² निकालना है हमको, πr²/4 निकालना है एक्चुअली। क्वार्टर सर्कल का एरिया तो ये होगा ना, πr²/4। तो सीधे वो पाई × 72 आ जाएगा यहाँ पर, बटे 4 करेंगे तो ये 18 पाई आपकी वैल्यू आ गई, 18 पाई। तो यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग आउट द फॉर्मूला। क्वार्टर सर्कल का एरिया अगर आपको सीधे लिखना हो तो ये बनेगा पाई × a। अगर एरिया मुझे सीधे लिखना हो तो ये बनेगा पाई a × a+b/8। ये फॉर्मूला है एरिया का सीधे, क्योंकि πr² कर दिया हमने, 2 इसका 4 से मिलकर 8 हो गया। तो जस्ट सी दैट द केस एंड द फॉर्मूला शुड बी इन योर मेमोरी, देन ओनली ये क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस आप एग्जाम में फॉलो नहीं कर पाएंगे। समझ में आएगा नहीं? बट कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस के लिए, कंसीडरिंग कि एग्जाम में सवाल अगर टपक गया तो कैसे करेंगे, यू शुड नो इट, बिकॉज सरप्राइजेस कैन बी देयर इन द एग्जाम, वी डोंट नो। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको सरप्राइज प्रूफ बनाएंगे। और इन सवालों को करने के लिए इनके एग्जैक्ट स्टेप पता हो तो भी एग्जाम में ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। स्टेप्स पता होने के बाद भी आप ये प्रोसेस निभा नहीं सकते हैं पूरा एग्जाम में, इसलिए इनके एक्सप्रेशंस आपको अगर पता होंगे तभी आप इनको जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल करते हैं। नहीं, अभी नहीं, इसमें आपका आखिरी सवाल ये है, ये क्वेश्चन दिस वन। फिर हम स्क्वायर की थियरी, थोड़ी सी स्क्वायर मतलब क्वाड्रिलेटरल की थियरी पढ़ेंगे, देन क्वाड्रिलेटरल के सवाल शुरू करेंगे। इस सवाल में कह रहा है कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ठीक है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, दिख रहा है, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है और ये आपका आर है। यहाँ ये एस है और यहाँ पर ये यू है और ये आपका टी है। एक सेकंड होल्ड करिएगा प्लीज, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हेलो, राइट। सो आप देखिएगा इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है। ये 90 डिग्री देने से पता है क्या हो गया आपका, दो ट्राइंगल्स मुझे सिमिलर दिख रहे हैं, और वो है यू टी आर इज सिमिलर टू यू एस क्यू। किसी को डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो यू एंगल कॉमन है और एक राइट एंगल है जो सेम हो गया टी और एस पे, तो ये सिमिलर हो गया। देखते हैं इसकी बात का कहाँ इस्तेमाल होगा। इसके अलावा देखो क्या आपसे बोला गया है कि सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। वो ठीक है, सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है, त्रिभुज के तीनों पॉइंट अगर सर्कल पे हैं तो वो सर्कल सर्कम सर्कल हो गया उसका। टेंजेंट एस यू क्यू आर को एक्सटेंड करने पे यू पे मिलेगी, ठीक है, वो सब ठीक है कहानी। क्यू आर हमारा 10 है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कुछ दिया हुआ है, ये क्यू आर की वैल्यू 10 दी हुई है। शॉर्टर परपेंडिकुलर जो आर टी है ये वैल्यू, ये 12 दी हुई है मुझे। पी यू हमें 10√6 दिया हुआ है, पी यू यानी ये पूरी लेंथ हमें 10√6 के बराबर दिया हुआ है, राइट। ये भी अच्छी बात है, समझ में आ गया। और जो पी पॉइंट है ना, देख रहे हो ना, यहां से ये टैंजेंट होकर निकल रही है लाइन, राइट। तो वील सी की इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। सो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो हमें एरिया निकालना है क्यू आर टी एस का। क्यू आर टी एस क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज कैसा है, आप कहोगे ट्रेपीजियम शेप का है, क्योंकि देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और अगर आमने सामने की ये भुजाएं पैरेलल हैं, ये दोनों नॉन पैरेलल है, तो हम इसको कह सकते हैं ट्रेपीजियम। तो या तो इसका एरिया हम ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज के फॉर्मूले से निकालेंगे, अगर हम टी आर पता है एस क्यू निकाल ले जाए, देन वी कैन सी कि क्या उसका कोई फॉर्मूला लग सकता है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमें एरिया निकालना है वो यू क्यू एस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल यू क्यू एस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल यू आर टी करके भी निकाल सकते हैं। यस, बिकॉज दोनों सिमिलर हैं तो ये तरीका आपके लिए सरल पड़ेगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल में अगर आपको स्केल रेशियो मिल गया, स्केल फैक्टर मिल गया कि भैया भुजाएं 2 गुना है तो एरिया उसका 4 गुना होगा, तो अंतर 3 गुना होगा, तो वो आसान पड़ेगा आपको। तो आप पूरा ध्यान लगाते हैं कि भाई जो मिसिंग डेटा है वो कैसे निकाले। तो पहली चीज आप ये करिए, आप कहिए कि जो यूटी स्क्वायर है, यूपी स्क्वायर है, सॉरी यूपी स्क्वायर, क्योंकि ये टैंजेंट की लेंथ हो गई और मुझे यूपी दिया भी हुआ है तो इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये किसके बराबर होगा, यू आर इंटू यू क्यू के बराबर होगा। यूपी स्क्वायर आपका बनेगा 100 छक्का 600, अगर 10√6 का स्क्वायर करोगे तो 600 बनेगा। यू आर को हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं और ये वैल्यू आपकी 10x हो जाएगी।
अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 बराबर 0, बट इसका फैक्टराइजेशन बहुत आसान है क्योंकि हम इसको तोड़ेंगे किसमें, 30 और माइनस 20 में। 30 और माइनस 20 का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस 600, सम टोटल होता है 10। तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो 20 आ जाएगी। पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करना है हमको। जो माइनस 20 है, रूट से लिखते समय एक और माइनस लगाते हैं, इसके आगे एक और माइनस लगाएंगे तो माइनस 30 बनेगा। लेंथ माइनस 30 हो नहीं सकता, इसलिए 30 रिजेक्ट होगा और ये 20 माइनस 20 20 बन के सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमें ये वैल्यू भी पता लग गई कि ये 20 के बराबर है। अब आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा इसके बाद। कैसे, देखो जरा ध्यान से कि क्या QU और RU करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं या नहीं है। QU पूरा और RU ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। आप देखो QU और RU, तो हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मिल रहा है 3:2। ये भी मिल गया, मिला या नहीं मिला, यस और नो, यस। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा अब सिर्फ ये है कि हमें इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकाल लूं, क्योंकि जब मैं एरिया की बात करूंगा, इन दोनों के एरिया की बात करूंगा, तो इन दोनों का एरिया रेशियो भी मुझे मिल गया। एरिया ऑफ UQS रेशियो एरिया ऑफ URT, एरिया रेशियो हो गया 9:4। तो किसी एक का एरिया अगर मैं निकाल लूं तो दूसरे का एरिया अपने आप निकल जाएगा। तो आप इस छोटे वाले ट्राइंगल पे फोकस करो। इसमें मुझे इसका हाइपोटेनस पता है, एक परपेंडिकुलर साइड 12 पता है, मुझे UT की वैल्यू निकाल लेनी है। तो UT की वैल्यू कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो 20 और 12 कुछ कॉमनलिटी दिख रही है आपको। अगर मैं इसको कहूं 4 पंचे 20, 4 तियां 12, तो ये 4 चौके 16 बन जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये। तो मुझे सॉल्व भी नहीं करना पड़ा पाइथागोरस से। भाई 20 और 12 का रेशियो अगर आप निकालोगे तो 5:3 बनेगा, 4 कटेगा तो ये 4 बनेगा, 4 गुणा कर दो 16 बन जाएगा। तो ये वैल्यू भी 16 आ गई। अब आप बताओ मुझे कि इसका एरिया क्या है, जो 4 है इसका एरिया किसके बराबर है। तो आप कहोगे ये बनेगा हाफ इंटू 16 इंटू 12। हाफ इंटू 16 इंटू 12 बनेगा कि नहीं बनेगा, यस। और हाफ इंटू 16 इंटू 12 अगर करेंगे तो ये बनेगा 96। तो 4 यूनिट 96 के बराबर हो गई, तो 1 यूनिट 24 के बराबर हो गई। और इन दोनों के एरिया में जो अंतर है वो 5 यूनिट का है, और वही एरिया का जो अंतर है वो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। 1 यूनिट अगर 24 है तो 5 यूनिट आपकी 120 के बराबर होगी। आंसर क्या हो गया तुम्हारा, सी। तो देखो कितना बढ़िया सवाल है। सिमिलैरिटी का इस्तेमाल हुआ, प्लस सर्कल की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ, और सवाल हो गया। तो जब भी कोई अच्छे सवाल बनते हैं पेपर में, तो अच्छे सवाल बनते कैसे हैं कि दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया जाता है। जैसे यहाँ सिमिलैरिटी प्लस ये वाला नियम, इसको मिक्स करके सवाल है। तो अगर आपकी दोनों पे पकड़ अच्छी है और थोड़ा धैर्य है तो सवाल तो निकल जाएगा आपसे, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्कल के अब सारे सवाल हमारे पूरे हो गए। अब हम आते हैं स्क्वायर्स, रेक्टेंगल वगैरह वगैरह पे बात करते हैं। तो हमारा डिस्कशन जो शुरू होने जा रहा है वो आज शुरू होने जा रहा है क्वाड्रिलेटरल पे। हिंदी में इसको बोलते हैं क्वाड, मतलब 4 होता है, लेटरल यानी भुजाएं। तो ये हो गया आपकी चतुर्भुज, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज क्या होता है, नाम से ही पता है 4 भुजाएं हैं। बट सिर्फ 4 भुजाओं से चतुर्भुज नहीं बनता है। जैसे सिर्फ 3 भुजाएं अगर ऐसी हों तो इसे ट्राइंगल बनने की गारंटी नहीं होती है। हमें ट्राइंगल बनाने के लिए एक इनक्लोज्ड फिगर बनाना पड़ता है ऐसे। इसी तरह से चतुर्भुज कब बनेगा, जब आप लिखोगे कि इनक्लोज्ड फिगर है ये, पहली बात तो बंद फिगर है ये, खुली फिगर नहीं है। इनक्लोज्ड फिगर से ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है विद 3 साइड्स, ऐसे ये इनक्लोज्ड फिगर होगी विद 4 साइड्स। तो ये हमारी चतुर्भुज कहलाती है। कुछ और बातें जाननी है कि जैसे हमारे पास कोई चतुर्भुज है तो उसके चारों इंटीरियर एंगल का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री, राइट। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। गोविंद जी करें क्यों, क्यों का मतलब क्या है बेटा, यार देखो ऐसा है, ये सब डेफिनेशंस हैं क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्यों मत बोल दो, ऐसा मत करो। एक होती है क्वेरी और एक होती है बदमाशी। बदमाशी मत करो। दिस इज अ डेफिनेशन, दिस इज नॉट समथिंग आई कैन एक्सप्लेन थ्रू एनी लॉजिक। व्हाई, दिस इज डेफिनेशन। देयर इज अ फिगर व्हिच इज इनक्लोज्ड फ्रॉम 4 साइड्स, इट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ डेफिनेशन। जैसे तुम मुझसे अगर अभी पूछो कि 1 + 2 = 3 क्यों, नो, टेल मी हाउ विल आई एक्सप्लेन यू, right? Because these are the basic arithmetic rules. चलो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आपका 360 डिग्री हो जाएगा। देन देयर आर सम मोर थिंग्स वी नीड टू नो, उसको समझते हैं। और वो ये है कि
अगर मेरे पास कोई चतुर्भुज है, लेट्स से इस तरीके का चतुर्भुज मैंने बनाया रैंडम लाइक दिस, तो इस चतुर्भुज में क्या होता है, अभी जैसे 360 डिग्री मैंने बोला कोण होता है, तो वो बहुत आसानी से आप यहां से देख सकते हैं कि अगर मैं ये लाइन खींच दूं तो ये लाइन खींचने के बाद दो त्रिभुज बन गए। अब चतुर्भुज के सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा, अब ध्यान से देखो, वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो नेचुरली ये आपका 360 डिग्री हो जाता है, बिकॉज दोनों का अलग अलग 180 है, और उन्हीं का टोटल करने से मुझे चतुर्भुज के सारे इंटीरियर एंगल का सम मिल जाएगा, तो वो 360 डिग्री हो गया। ठीक, कमिंग नेक्स्ट, चतुर्भुज के अगर फॉर्मूले की बात करें, या फॉर्मूले के पहले हमें डायगोनल समझना है। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो देखो ए बी, बी सी डी और डी ए कैसे बने हैं। हम जब ए को, ए एक पॉइंट है, इस पॉइंट को इसके बगल वाले पॉइंट से मिला रहे हैं, ये बगल में है, ये बगल में है, बिल्कुल एडजेसेंट है, राइट, इनको हम एडजेसेंट पॉइंट्स बोलते हैं। जब हम एडजेसेंट पॉइंट्स, बिल्कुल बगल वाले पॉइंट को हम मिलाते हैं, तो इससे हमें भुजा मिलती है। जैसे हम बी पे जाएंगे, बी के दो एडजेसेंट पॉइंट्स हैं, ए और सी, डी एडजेसेंट नहीं है, राइट। अगर आप पॉइंट से पॉइंट मूव करना शुरू करो ऐसे इस किसी भी डायरेक्शन में, तो डी डायरेक्ट नहीं आएगा, हमें बी से ए आना पड़ेगा, ए से डी, यानी कि बी से डी गए सीधे। जब बी से डी सीधे जाएंगे तो उसी को हम बोलते हैं डायगोनल। तो जब हम दो नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें डायगोनल्स मिलते हैं। तो ये ए बी, बी सी, सी डी, डी ए जब एडजेसेंट पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें साइड मिलेगी, भुजा मिलेगी। और ये जो ए, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ए बी, बी सी डी और डी ए, ये हमारे साइड्स होते हैं। और ये जो ए सी और बी डी हैं, इनको हम बोलते हैं भुजा के बजाय अब इनका नाम होता है डायगोनल्स, इनको हम बोलते हैं विकर्ण, राइट, विकर्ण। तो डायगोनल शब्द पहली बार यहां इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि ट्राइंगल में कोई विकर्ण नहीं होता है, ट्राइंगल में कोई विकर्ण नहीं होता है, इट्स सिंपली साइड्स। ओके, अब आते हैं और मूव करते हैं कि भाई अगर मेरे पास कोई भी जनरल चतुर्भुज दिया हुआ है, राइट, एनी जनरल चतुर्भुज मुझे ऐसे दिया हुआ है इस तरीके का, तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे। जैसे त्रिभुज का एरिया हमने पढ़ा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, इसका एरिया कैसे लिखेंगे। तो इसके एरिया का फॉर्मूला यह है कि दो त्रिभुज से बना हुआ है, देखो सीधी सी बात है। तो एरिया लिखने के लिए हमें त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला पता है, उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जब इस्तेमाल करोगे तो आप बताओ पहले वाले त्रिभुज का एरिया कैसे लिखोगे आप। यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो इस वाले त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। फिर मैं यहां से अगर यहां परपेंडिकुलर डाल दूं तो मुझे इस वाले त्रिभुज का एरिया मिल जाएगा। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं कि जो एरिया होता है इसका, ये होता है हाफ इंटू लेंथ ऑफ एनी डायगोनल, दो डायगोनल्स होते हैं, दोनों में से कोई भी ले लो फर्क नहीं पड़ता है, इनटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम opposite vertices. Now how it is happening, what is the sum of perpendiculars, जैसे इसको मैंने बोला h1, इसको मैंने बोला h2। अब दोनों ट्राइंगल के लिए बेस सेम है कि नहीं है, तो एरिया आप कैसे लिखोगे। देखिए अल्टीट्यूड वो ट्राइंगल का है, लेकिन जब हम एरिया का फॉर्मूला चतुर्भुज के लिए लिखेंगे तो इसको हम कैसे फॉर्मुलाइज करेंगे। गब्बर जी कहाँ चार ट्राइंगल हो गए भैया, एक लाइन खींची दो ट्राइंगल हुआ, बाकी ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। थोड़ा देर धैर्य किया करो बस। मानते हैं जीवन में भी आप अकेले हो, बात करने का बहुत मन करता है, पर क्लास में थोड़ा शांति से बैठो अभी। हाफ इंटू ये जो डायगोनल की लेंथ है, इसका नाम ले लेता हूं मैं ए बी सी डी, तो ये बनेगा हाफ इंटू ए सी इंटू h1, एक का एरिया हो जाएगा एक ट्राइंगल का, दूसरे का हो गया हाफ इंटू ए सी इंटू h2। अब अगर आप इसको कॉमन करेंगे तो ये हाफ इंटू ए सी बन गया इंटू h1 प्लस h2 बन गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये सिर्फ AC के लिए सत्य नहीं है, अगर आप BD डायगोनल बनाते तो BD डायगोनल में भी क्या करते, आप उस BD डायगोनल पर A से परपेंडिकुलर डालते, C से परपेंडिकुलर डालते। तो फॉर्मूला ये है कि हाफ इंटू लेंथ ऑफ एनी डायगोनल, लेंथ ऑफ एनी डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस ऑन दैट डायगोनल,
उसी डायगोनल पर डाले गए परपेंडिकुलर्स का सम। थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, ऑन दैट यहां लिख देता हूं डायगोनल, छोटा करना पड़ेगा, छोटा कर लेते हैं इनको। ऑन दैट डायगोनल। क्लियर हुआ कि नहीं? यस, मेक सेंस, राइट? तो अगर आप बीडी डायगोनल लेंगे तो आप ए और सी से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है आपका किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया का। क्वाड्रिलेटरल में देखिए एक और खास बात होती है जो बहुत एक जनरल प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की, जो कि सभी को जानना ही चाहिए, और ये होती है कि अगर हमारे पास कोई भी चतुर्भुज है, एनी 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 क्वाड्रिलेटरल, एनी जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, अगर हम इसके मध्य बिंदुओं को, यहां पर एक मिड पॉइंट है, यहां पर एक मिड पॉइंट है, यहां पर एक मिड पॉइंट है, इनके सारी भुजाओं के मिड पॉइंट्स को अगर हम ले लें और इन मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें, तो आपको जो फिगर मिलती है इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। मैंने क्या किया है, ए बी सी डी, इसको बोलता हूं ई एफ जी एच, तो ये इक्वल है, मिड पॉइंट है, ये भी इक्वल बना देता हूं, ये भी आपका मिड पॉइंट है, ये भी इक्वल है, जी हमारा मिड पॉइंट हो गया, ये और ये इक्वल है, राइट? तो ई एफ जी एच क्या है? मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई भी एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक पैरेललोग्राम प्राप्त होता है। अभी ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव में आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि आपको एक पैरेललोग्राम प्राप्त हुआ, ठीक है? इस प्रॉपर्टी पे मेंसुरेशन में क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बेसिस पे एरिया वगैरह निकालने के 50 चीजें, वो हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना जानना है कि इससे हमें पैरेललोग्राम मिला। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब ये क्वाड्रिलेटरल हमारा लेट से रेक्टेंगल बन जाएगा तो हम देखेंगे कि कौन सा भाई ज्वाइन करेंगे। तो पैरेललोग्राम एक जनरल फिगर है, एक रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, समचतुर्भुज भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो विल कम टू दैट वंस आप थोड़ा थोड़ा सीख लें, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी तो ये हो गई बेसिक एक जनरल क्वाड्रिलेटरल की परिभाषा और उससे जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी बातें। अब ये जनरल क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स में, जिसमें सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज। तो आते हैं हम लोग पैरेललोग्राम पे, इसको हम बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। देखिए इसकी खास बात क्या होती है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। देखो चतुर्भुज है, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो भाई ये तो तय है कि हमारे पास जो भुजाएं होंगी वो 4 होंगी, एक हमारे पास इनक्लोज्ड फिगर होगा, वो तो तय है। अब इसकी खास बात क्या होती है, देखो ये भुजा सामने वाले के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और इक्वल है, ये इसके पैरेलल और इक्वल होती है, राइट? इसके अलावा इसमें जो दो विकर्ण बनेंगे, एक विकर्ण ये बनेगा, एक विकर्ण ये बनेगा, ये दोनों विकर्ण या डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक खास बात ये होती है कि ये जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे काटते हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? प्रॉपर्टी समझ में आई? पहले तो मैंने आपको ये बोला कि मैं लिख देता हूं यहां पर, ये एक पैरेललोग्राम क्या है, चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। पहला पॉइंट जो आपको इसमें जानना है वो ये है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल और पैरेलल नहीं है, इक्वल एंड पैरेलल है, राइट? दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर लेंथ में काटना, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये जो बाइसेक्शन है ये कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्शन नहीं है, नॉर्मल बाइसेक्शन है, बस बाइसेक्ट करेंगे, राइट? क्या डायगोनल्स की लेंथ बराबर है? यहां पर अनदर क्वेश्चन आई एम आस्किंग, कितने लोग करें डायगोनल्स की लेंथ बराबर है? इज लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल? नहीं। दिख रहा है आपको कि बराबर नहीं है, या ऐसे ही मन से बोल रहा हूं?
क्या आपको दिख रहा है कि डायगोनल्स की लेंथ बराबर नहीं है? हाँ जी, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाता हूं। इतना आसानी से यहां नहीं दिख रहा है, ऐसा मत बोलो, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। क्या ये चित्र पैरेललोग्राम है? यस, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल है, इक्वल है। आप यहां साफ साफ देख सकते हैं कि ये डायगोनल देखो लंबा है और ये छोटा है, तो ये आंखों से ही प्रूव कर दिया मैंने आपको। दिस हैज मोर लेंथ देन दिस, एंड देयरफॉर पैरेललोग्राम में आपको ये लिखना है कि डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरीली मैंने एक शब्द लिखा है कि डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल। इसका मतलब यह है कि ये कंडीशन नेसेसिटी की नहीं है कि पैरेललोग्राम होने के लिए डायगोनल का इक्वल होना जरूरी है, बट ये हमेशा इक्वल नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है। दे विल बिकम इक्वल, दे कैन बिकम इक्वल। कब? अभी आपको थोड़ी देर में वो बताएंगे। उनको हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो भी पैरेललोग्राम ही है, बट उनका स्पेशल नाम भी है कुछ, राइट? विल कम टू दैट। जो डीएनए है उनका, वो डीएनए पैरेललोग्राम वाला है, वो पैरेललोग्राम के बच्चे हैं। उन बच्चों का नाम है रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ये पैरेललोग्राम के बच्चे हैं। जैसे यहां पर दादाजी कौन है? मेन चतुर्भुज दादाजी है ये। फिर उनका बच्चा है ये चतुर्भुज जो है ये दादाजी है, मतलब यू नो। देन ये उनका बेटा है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के भी बेटे हैं, बेटे बेटियां जो भी बोलना है बोलो। रोम्बस को बेटी बोल देते हैं ठीक है, हाँ जी। तो रोम्बस और स्क्वायर बेटियां हो गई, और जो आपका रेक्टेंगल है उसको हम बोल देंगे बेटा, राइट? ठीक है, फाइन। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जो फॉलोइंग फिगर्स होंगे, जैसे हम बात करेंगे अभी रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, दे आर हैविंग द डीएनए ऑफ पैरेललोग्राम। उनके अंदर पैरेललोग्राम का डीएनए होगा, तो वो पैरेललोग्राम की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको होल्ड करेंगे, बट एडिशनली उनके साथ कुछ और खास प्रॉपर्टीज निकल के आएंगी, क्योंकि थोड़ी सी कंडीशंस और हमें फेवरेबल मिल जाती हैं। तो डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल, मतलब इनका इक्वल होना इसके लिए कंडीशन नहीं है, लेकिन बाइसेक्ट तो 100% करने वाले हैं। लेट अस सी मोर थिंग्स अबाउट ए पैरेललोग्राम। मैंने यहां पैरेललोग्राम बनाया इस तरीके का। अब देखिए इस पैरेललोग्राम में आपने वो पैरेलल में ट्रांसवर्सल वगैरह की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, तो अगर इन लाइंस को मैं एक्सटेंड करूंगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। आप इन लाइंस को एक्सटेंड करके देख सकते हो, ठीक है? ये और ये बराबर होंगे। तो मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, ए बी सी और डी। यहां पर एंगल ए एंगल सी के बराबर होता है, एंड एंगल बी एंगल डी के बराबर होता है। दूसरा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ए। कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े फॉन्ट में लिख दिया, जगह ही नहीं उतनी, ठीक है? सो एनीवे यहां लिखते हैं इसको, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ए। इनका टोटल 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी भी आप ट्रांसवर्सल में पढ़ चुके हो। अगर लाइंस को एक्सटेंड करो ट्रांसवर्सल के टर्म्स में देखो तो उसमें क्या होता था? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। पढ़ा था हमने कि एक ही साइड में जो दो इंटीरियर एंगल आते हैं उनका सम 180 होता है। तो ये अगर आप एक्सटेंड करके इनको चारों लाइन, चारों भुजाओं को एक्सटेंड कर दो तो आपको ट्रांसवर्सल दिखेगा, और ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं एक साइड के, तो किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इनको भाषा में ऐसे लिख सकते हैं। और एक पॉइंट आपका मिलेगा कि सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस, कमिंग नेक्स्ट। अगली बात जो मैं पैरेललोग्राम को लेकर करने जा रहा हूं उसको भी बहुत गौर से सुनिएगा और समझिएगा। अगली बात यह है कि अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है,
तो पैरेललोग्राम में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, सॉरी, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, यानी दो जो डायगोनल्स बनेंगे हमारे, उन डायगोनल्स के स्क्वायर का सम, ये आपका ऐसा होता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, यानी चारों भुजाओं के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं आमने सामने की, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बिकॉज आमने सामने की भुजा क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल, तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। समझ में आया सभी को, यस और नो? ठीक है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की होती है वो ऐसी होती है कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का अगर मुझे एरिया लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो एक बात समझो कि पैरेललोग्राम के इसको एरिया को समझते हैं। मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया पैरेललोग्राम में, ये दोनों एरियाज अगर मैं बोलूं A1 और A2 हैं, तो ये A1 और A2 बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? नॉट ओनली A1 एंड A2, अगर मैं आपको एक दूसरा पैरेललोग्राम बना के दिखाऊं, जो कि आपको पता है कि इसमें मैं एक और पैरेललोग्राम बना सकता हूं, और वो ये है कि उसमें भाई मैं दूसरा डायगोनल लूं, मैं ये डायगोनल ना पकड़ के दूसरा डायगोनल पकड़ूं, क्या वहां भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि वो डायगोनल जो है, वो जो डायगोनल हमें मिलेगा, दैट डायगोनल विल बी लाइक दिस। सो आपके पास एक डायगोनल ये भी है ड्रॉ करने को, कर लो, ये A3 A4 भी आपस में बराबर होंगे। ये क्यों हो रहा है, इसका बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। अगर आप ये एंगल थीटा बोलेंगे फॉर एग्जांपल, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक। अब साइन रूल अगर आप लगाते हो एरिया लिखने के लिए, इन दोनों के एरियाज को जरा देखिए, ये बनेगा हाफ इंटू दिस इंटू दिस इंटू साइन ऑफ दिस एंगल, ये क्या बनेगा, हाफ इंटू दिस साइन ऑफ दिस एंगल। तो यहां पर भी ये दोनों भुजाएं आई और उन्हीं के इक्विवेलेंट दो भुजाएं यहां पर है, और साइन एंगल बराबर हो जाएगा। सेम चीज यहां होगी आपकी, ये दोनों एंगल बराबर हैं। अगर आप लिखोगे हाफ इंटू दिस इंटू साइन ऑफ दिस एंगल, यहां भी मिलेगा हाफ इंटू दिस इंटू साइन ऑफ दिस एंगल, तो A3 A4 के बराबर होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल्स डिवाइड, और डायगोनल्स मत देखिए, डायगोनल डिवाइड पैरेललोग्राम इन टू इक्वल एरियाज, कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को दो बराबर एरिया में डिवाइड कर देगा। कोई भी डायगोनल आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, यस। यहीं से ना हमें पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला एक मतलब लिखा जा सकता है आसानी से। जैसे ये एंगल मैं आपसे बोल दूं कि थीटा है, और ये आपका वही है A B C और D, तो आप एरिया कैसे लिखोगे? आप कहोगे कि अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर दूं, लेट अस से ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर दूं, दो ट्रायंगल मिले और दोनों ट्रायंगल का एरिया ही तो लिखना है मुझे, और क्या लिखना है? तो हाफ हाफ जुड़ के 1 हो जाएगा, तो एरिया क्या बनेगा आपको पता है, AB इंटू AD साइन थीटा। यानी मैं कह रहा हूं सिंपली आपसे कि दो एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये पैरेललोग्राम का एरिया हो गया। हुआ या नहीं हुआ? अगर आप इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लो आप, तो इसको मैं लिख सकता हूं AB साइन थीटा, क्योंकि हाफ AB साइन थीटा ये होगा, हाफ AB साइन थीटा ये होगा, दोनों जुड़ के AB साइन थीटा बन जाएगा। एक और मजेदार बात है कि अगर मुझे मान लिया कि मेरा जो पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम में मुझे एक चीज बता दी जाए कि इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब इस दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया h है। मैं इस साइड को A बोल रहा हूं, इस साइड को B बोल रहा हूं, इसको मैं भी HA बोल देता हूं। तो पता है आपको एरिया क्या मिलेगा? यहां से एरिया मिलेगा A इंटू HA। क्यों क्यों मिला A इंटू HA? क्योंकि आप यही चीज देखो कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं तो दो ट्राइंगल हैं, दोनों के बराबर एरिया है। अगर एक का एरिया बनेगा हाफ इंटू A इंटू H, तो दूसरे का भी यही मिलेगा, जुड़ के क्या हो जाएगा A इंटू H। बट नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस, आप ये भी कह सकते हो कि मैं B वाले पे परपेंडिकुलर डालूंगा। अब बताओ, तो आप B वाले पे परपेंडिकुलर डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने कहा कि मैं यहां से परपेंडिकुलर इस B वाले पे डालूंगा, मान लेते हैं यहां कहीं बनेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बोलता हूं HB, तो यही वैल्यू आपकी B इंटू HB के बराबर होगा। क्योंकि आप ये वाला डायगोनल ड्रॉ करिए, दो इक्वल एरियाज बनेंगे,
हाफ इंटू बी इंटू एच बी, हाफ इंटू बी इंटू एच बी से बी इंटू एच बी बन जाएगा। तो अगर दो पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है, तो एक बेस पकड़िए, उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर अपोजिट साइड से हमें मालूम है, तो आपका एरिया का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब हुई तो हाँ बोलो, शर्मा क्यों रहो? ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है हमारा, उसके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें पैरेललोग्राम मिलता है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मैं पैरेललोग्राम के ज्वाइन करूं, तो क्या पैरेललोग्राम ही मिलेगा या कोई स्पेशल पैरेललोग्राम मिलेगा? तो यहां भी आपको पैरेललोग्राम ही मिलता है। स्क्वायर मत बोल दो भैया अपनी मर्जी से, मतलब यहां स्क्वायर तुम्हें दिख भी नहीं रहा है, तुम्हारी जरूरत देखो जरा, मतलब सामने जो डायग्राम बना है उसमें स्क्वायर दिखना तो चाहिए। अगर वो स्क्वायर दिख ही नहीं रहा तो स्क्वायर कैसे हो जाएगा? जो डायग्राम मैंने बनाया वो स्केल डायग्राम है। तो पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको पैरेललोग्राम ही मिलता है। राइट, इट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से आपको पैरेललोग्राम ही मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां आप लिख सकते हैं कि ई एफ जी एच हमारे मिड पॉइंट्स हैं। समझ में आया कि नहीं? कि अगर हमने पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया देन वी विल गेट ओनली पैरेललोग्राम। ऑलराइट, एक और प्रॉपर्टी है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, थोड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ऐसा, और मैं इनके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करूं, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया मैंने ऐसा, इसका एंगल बाइसेक्टर मैंने बनाया कुछ ऐसा, मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया कुछ ऐसा, और मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया कुछ ऐसा। समझा देता हूं, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर्स आपने ड्रॉ किए हैं, इनसे क्या हो रहा है ना, ये जो एक क्षेत्र मिल रहा है आपको, ये एक आकार जो आपको मिल रहा है, ये आकार क्या होगा? ये आकार आपको लग तो पैरेललोग्राम के जैसा लग रहा है, तो पैरेललोग्राम है, ये बात सही है, लेकिन ये रेक्टेंगल है। इसको आप चाहो तो लिख दो पी क्यू आर एस। इसको अपनी भाषा में लिख लेना आप कि पैरेललोग्राम के अगर चारों अंदर के कोणों के आप इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो उनसे 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलते हैं, और जब आप उनको ज्वाइन करते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो बनता है वो रेक्टेंगल होता है। पीक्यूआरएस आपका रेक्टेंगल है। सीधा इस पर सवाल बन जाएगा, तो ध्यान होगा तभी कर पाओगे। क्लियर है या नहीं? से यस इफ इट इज क्लियर, से नो इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू ऑल। ऑलराइट, और ये प्रॉपर्टी आपको बहुत पहले मैंने पढ़ाई है। लेट मी टेल यू कब पढ़ाई है। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कि अगर ऐसे दो एंगल्स हों, याद है आपको कि एक एंगल ये हो और एक एंगल ये हो, और इन दोनों के आप अलग अलग बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें, याद है कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने? तो ये 90 डिग्री का कोण होता है। ये कितने लोगों को याद आया कि अगर एक स्ट्रेट एंगल हो और उसको मैं दो एंगल्स में डिवाइड कर दूं, फिर बाकी बचे एंगल्स का अगर मैं बाइसेक्टर खींच दूं, थीटा थीटा अल्फा अल्फा, तो ये 2 थीटा प्लस 2 अल्फा 180 बनता था, और इनके बीच का कोण क्या बनता था? 90 बनता था। यहां भी कहानी वही है, अगर आप समझो तो फर्क सिर्फ इतना है। देखो ये आपको पता है थीटा, 2 थीटा और 2 अल्फा, ये जो दोनों कोण है अवेलेबल आपके पास, इनका सम 180 है कि नहीं है? यस। बस वो एक पॉइंट पे नहीं है, मतलब एक कोण आपने यहां ले लिया इस तरीके का, और एक जो कोण है बाकी वो एक तरह समझ लो यहां ले लिया है। आपने इसका बाइसेक्टर खींचा एक तरह से, और आपने इसका बाइसेक्टर खींचा, मतलब आई मस्ट से दिस, ये लाइन थी, आपने इसका बाइसेक्टर खींचा, दे विल मेक 90 डिग्रीज।
दे विल मेक 90 डिग्रीज, द सेम प्रॉपर्टी इटसेल्फ, बस आपने एंगल्स को सरका के बना दिया है। तो जहां पर ये लाइनें मिलेंगी उनके बीच का कोण 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, खैर ये ध्यान रखना है आपको, रिजल्ट ध्यान होना चाहिए, वरना एग्जाम में सवाल इससे निकलेगा नहीं तुम्हारा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई जितनी बात मैंने बोली अभी तक टिल नाउ? मैं रिवाइज करा देता हूं क्विकली, क्या क्या बोला है मैंने आपसे बोला कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स को इक्वल होना जरूरी नहीं है, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल, दो बगल बगल के कोणों का सम 180 होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, चारों भुजाओं के स्क्वायर का सम दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। फिर मैंने बोला कि कोई भी डायगोनल खींच दो बराबर एरियाज मिल जाएंगे। फिर मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला लिख के दिखाया। फिर मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से भी पैरेललोग्राम ही मिलता है। फिर मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम के इंटरनल बाइसेक्टर्स अगर ड्रॉ करेंगे एंगल्स को तो उनसे मिलकर जो फिगर मिलता है उसको हम रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब पैरेललोग्राम का बेटा, पैरेललोग्राम के बेटों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के बेटे की बात अगर करेंगे तो लेट्स से अब हम बात करने जा रहे हैं रोम्बस की। देखिए रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, यस ये रोम्बस, इसको हम रोम्बस के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। 2 घंटे की क्लास में 5 मिनट का ब्रेक दिया कीजिए, आप ले लिया कीजिए, पूछने की क्या जरूरत है मुझसे। बहुत कमजोर दिल के लोग हो यार तुम लोग, सीरियसली। 2 घंटे पढ़ाई नहीं आता साथ में बैठ के एक साथ, और नहीं पढ़ाते तो कोई बात नहीं, आप ले लो ब्रेक, मुझे क्यों लोग बोलते हो कि ब्रेक ले लो। एक पढ़ाई में फ्लो स्टेट नाम की चीज होती है। फ्लो स्टेट का मतलब होता है कि पढ़ते पढ़ते ना एक बार फ्लो आ जाता है तो चीजें दिमाग में ज्यादा घुसती हैं, तो मैं उस फ्लो स्टेट का फायदा उठाना चाहता हूं बस। ब्रेक नहीं दूंगा मैं 2 घंटे की क्लास में, कभी नहीं, समझो इधर चुपचाप। समचतुर्भुज में क्या होता है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसमें बस ये भुजाएं बराबर हो जाती हैं चारों। अब इसकी वजह से कुछ नई बातें होंगी, और नई बातें समझते हैं। जैसे आपके पैरेललोग्राम में क्या था, आमने सामने की भुजाएं बराबर और इक्वल होंगी। इसमें क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और इक्वल तो हैं, बगल बगल भी बराबर हो जाता है, यानी चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। अब चारों भुजाओं के बराबर होने से क्या एडिशनल हो जाता है वो मैं आपको समझाता हूं। क्या यहां डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। क्या डायगोनल यहां इक्वल होंगे? जी नहीं, इक्वल डायगोनल यहां नहीं है। तो ये डायगोनल आपका बाइसेक्ट कर रहा है इसको, और ये करेगा, जब पैरेललोग्राम में करता है तो यहां तो करेगा ही। लेकिन यहां ये जो बाइसेक्शन है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्शन हो जाता है, ये आपका 90 डिग्री का कोण बन जाता है। दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्लियर? अच्छा एक चीज और बताओ जो पैरेललोग्राम में थोड़ा सा पूछता हूं मैं आपसे, एक प्रॉपर्टी थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम में। जैसे मेरा ये पैरेललोग्राम है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, इस पैरेललोग्राम में आपसे मैंने बोला कि भाई ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, और मैंने आपको ये बोला कि ये जो डायगोनल है ना ये बाइसेक्ट हो रहा है। अब मजेदार बात आप देखो कि अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है तो ये पॉइंट क्या हुआ, ये मीडियन हुआ कि नहीं हुआ? यस, मीडियन ट्राइंगल को इक्वल एरियाज में बांटता है, तो इसका एरिया 1 तो इसका एरिया 1, और ये अगर 2 है तो ये भी टोटल 2 है, तो इसका एरिया भी 1 इसका एरिया भी 1। तो एरिया के 4 इक्वल डिवीजन हो जाते हैं पैरेललोग्राम में भी। डायगोनल से जो 4 एरिया रीजन्स बने ये चारों बराबर होंगे, और इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि आपने ट्राइंगल में पढ़ रखा है कि मीडियंस ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में बांटते हैं, तो यहां पर 4 इक्वल एरियाज बनेंगे डायगोनल से पैरेललोग्राम में। बट ये जो चारों ट्राइंगल्स हैं ये यहां राइट एंगल नहीं है। रोम्बस में यही बात मजेदार है कि ये चारों एरियाज तो बराबर होंगे और ये 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स हो गए, तो इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट चल जाता है आपका। बाकी सारी प्रॉपर्टी वही है, जो एडिशनल प्रॉपर्टी आई वो क्या आई, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर
एट 90 डिग्री। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ऑल साइड्स इक्वल, प्लस यहां पर लिख लो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की यहां सारी प्रॉपर्टीज होंगी। जो एडिशनल मामले हैं ये दोनों, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, ऑल साइड्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब कुछ एडिशनल यहां फॉर्मूले सिंप्लीफाई हो जाते हैं, जरा उसको देख लेते हैं। पहला तो यहां पर ये हो जाता है कि चूंकि अब डायगोनल 90 डिग्री पे काट रहे हैं, हम यहां पर एरिया का फॉर्मूला अगर लिखें, अगर हम यहां एरिया का फॉर्मूला लिखें, तो जैसे मैंने कहा ए है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं। मान लेते हैं भुजा ए है और हम ए सी को D1 बोल देते हैं और जो बी है हमारा वो D2 है, मतलब डायगोनल की लेंथ बोल दी। अब अगर आप यहां एरिया लिखने जाओगे तो पता है आपको एरिया क्या मिलेगा? हाफ ऑफ D1 D2। आपको सर कैसे? बहुत सिंपल है। देखो ये पोर्शन बनेगा D1/2, ये पोर्शन बनेगा D2/2। तो इसका एक का एरिया अगर लिखोगे तो आपको मिलेगा हाफ इंटू D1/2 इंटू D2/2। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आपको मिला D1 D2/8। और ऐसे ही 4 राइट एंगल है, 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स, 4 इंटू 1/8 D1 D2 इज 1/2 D1 D2। तो अगर डायगोनल्स आपको पता है तो आपका एरिया होगा हाफ इंटू D1 एंड D2। एक और चीज, डायगोनल के स्क्वायर का जो सम होगा यहां पर, वहां पर 4 भुजाओं के स्क्वायर का सम था, यहां चारों भुजाएं बराबर है, तो ये वैल्यू 4a² के बराबर हो जाएगी। एक खास बात का ख्याल रखना कि रोम्बस में डायगोनल्स की जो लेंथ है ये बराबर होना जरूरी नहीं है। फिर से D1 एंड D2 आर डिफरेंट लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ये बराबर हो जाएंगे कब? जब हम स्क्वायर की बात करेंगे, रेक्टेंगल की बात करेंगे। रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक तरह का पैरेललोग्राम है और रोम्बस है। वहां पर जब ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाता है, when this angle is 90 डिग्री, एक एंगल 90 करोगे सारे 90 हो जाएंगे, तब आपके डायगोनल्स बराबर होंगे। लेकिन नॉर्मल जनरल पैरेललोग्राम में और जनरल रोम्बस में, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। क्या बात सभी को समझ में आई? यस। अब मैं आपको एक पॉइंट पूछने जा रहा हूं, सभी लोग इसका जरा जवाब दें थोड़ा सा। ये रोम्बस है मेरे पास, मैं रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने जा रहा हूं। अगर आप रोम्बस का मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे, आपको जो चित्र मिलता है ये रेक्टेंगल होता है। रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या मिलेगा? रेक्टेंगल। मिड पॉइंट्स ऑफ रोम्बस मेक रेक्टेंगल। एक आयत बनाते हैं, ये बात ध्यान रहेगी। अब मैं आपको एक स्पेशल रोम्बस दिखाने जा रहा हूं। स्पेशल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका इस्तेमाल खूब होता है सवालों में। ये एक रोम्बस मैंने बनाया, यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं जरा गौर से देखिएगा। सॉरी, ठीक है। लेटर से मैंने कहा रोम्बस का एक एंगल 60 डिग्री है। समझना इस चीज को, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या आपको पता है ये वाला एंगल अपने आप 120 हो जाएगा? यस, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स का सम 180 बनेगा। रोम्बस में भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती है। अब ये 60 होने से देखते हैं क्या हुआ। ये जो डायगोनल है, दिस डायगोनल, समझिएगा आप, मैं आपको ये भी बता चुका हूं कभी भी ये तो ए और ए बराबर नहीं है। मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक एंगल भी 60 डिग्री हो जाए, एक एंगल भी 60 डिग्री हो जाए, तो सारे एंगल 60 डिग्री हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या बन जाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। तो ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि यहां जो दो डायगोनल्स है मेरे पास, उनकी लेंथ मैं कैसे लिखूं? यहां ए बी सी डी, AC इज इक्वल टू D1
और बी डी इज इक्वल टू डी। आप कहोगे यार D1 तो बहुत साफ साफ दिख रहा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल D2 साफ साफ दिख रहा है, D2 इज नथिंग बट इक्विलेटरल ट्राइंगल का थर्ड साइड, तो D2 हमारा A के बराबर हो गया। D1 भी बहुत आसानी से आपको दिखेगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये वैल्यू मेरी A है, ये इतनी लेंथ हमारी A/2 है, हाफ। अब A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इज 3A स्क्वायर बाई 4 इज √3A/2। बट चूंकि दो लेंथ आप जोड़ोगे तो √3A बनेगा, वैसे भी ये साफ साफ दिख रहा है यार, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये इतना पोर्शन क्या है, अल्टीट्यूड है, और अगर ये अल्टीट्यूड है तो √3/2A होगा, उसको डबल करेंगे तो D1 डायगोनल मिल जाएगा, तो ये इतना हो गया। तो D1 और D2 की लेंथ आपको इस पर्टिकुलर केस में पता होनी चाहिए। अगर आपको इसका एरिया लिखना है तो क्या बनेगा आपका, √3/2 इंटू A स्क्वायर, क्योंकि दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो √3/4 इंटू 2 करोगे तो √3/2 इंटू A स्क्वायर बनेगा। तो ये एक स्पेशल केस है, जब भी बोल दे कि रोम्बस का कोई एक एंगल 60 डिग्री है, या बोल दे कि रोम्बस का एक एंगल 120 डिग्री है, भाई 120 एंगल बोलते ही दूसरा एंगल 60 हो गया ना, तो सेम बात होगी। रोम्बस का एक एंगल 60 बोल दे या रोम्बस का एक एंगल 120 बोल दे, मतलब इस वाले रोम्बस की बात हो रही है, इस वाले रोम्बस की बात हो रही है, और इस वाले रोम्बस की सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रहेंगी या नहीं रहेंगी ये बता दो। हाँ जी, यस, होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेक्टेंगल के विषय में। देखिए रेक्टेंगल में क्या फर्क है पैरेललोग्राम से। मान लेते हैं मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ये इसी पैरेललोग्राम को मैं रेक्टेंगल बना सकता हूं, सिर्फ मुझे एक छोटा सा काम करना है, और वो जो छोटा सा काम है वो पता है आपको क्या है, मुझे एक एंगल को 90 डिग्री बना देना है। अगर मैं एक एंगल को 90 डिग्री बना दूं तो यही सेम जो आपका पैरेललोग्राम है ये कन्वर्ट होकर रेक्टेंगल बन जाएगा। इसको सीधा कर दो बस, एक एंगल 90 डिग्री बना दो बस, तो ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो थीटा है, इस थीटा को बस 90 डिग्री रख दो, ठीक। मान लिया ये भुजा ए थी, ये भुजा बी थी, हमने और कुछ नहीं किया है, बस थीटा को 90 डिग्री किया है, तो ये ए बन गया, ये बी बन गया, और इसको हम फिर रेक्टेंगल बोलने लगते हैं, क्योंकि एक 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, चारों 90 बन जाएंगे, ये 90, इन दोनों का सम 180 होना था तो ये 90 हो गया ऐसे। अब रेक्टेंगल में क्या नई चीजें आएंगी वो समझते हैं। पहली बार अब आपका ये पैरेललोग्राम डीएनए वाला डायग्राम मिला है जिसमें डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। क्या डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, 100% करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो है ही भाई, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। एडिशनली पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, लेकिन यहां डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मैं आपसे अगर बोलूं कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स बराबर हैं, तो या तो वो स्क्वायर है या फिर वो रेक्टेंगल है। अगर मैं बोल दूं मेरे पास एक रोम्बस है और उसके डायगोनल्स बराबर हो गए, तो पक्का वो स्क्वायर है, क्योंकि भुजाएं तो ऑलरेडी बराबर है चारों, और आपने कहा डायगोनल्स भी इक्वल है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर। लेकिन अगर मैं बोलूं आपके पास कि एक पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल बराबर है, तो वो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर के अंदर भी पैरेललोग्राम का डीएनए है। स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। समझ में आ रही है बात। तो डायगोनल्स आपके इक्वल हो गए, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो वहां भी होता था यहां भी होगा, बट यहां 90 डिग्री का बाइसेक्शन नहीं है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स इक्वल है, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, बस दैट्स इट। कोई और नई चीज नहीं है, बस आपको ये पता है कि चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। आप यहाँ एरिया लिखने जाएंगे, इसको बोलते हैं हाफ, मतलब a इंटू बी हो जाता है, जिसको आप l इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई भी पढ़ते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है, वो चार इक्वल एरियाज बनेंगे वगैरह वगैरह, वो बताने की आपको आवश्यकता नहीं, वो पैरेललोग्राम में होता है तो यहाँ भी होगा। यहाँ जो आपका डायगोनल है डी, तो डायगोनल इक्वल होंगे, और किसके बराबर होगा, √a² + b², क्योंकि पाइथागोरस से निकाल सकते हो, ये a है ये b है, तो √a² + b² आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, d = √a² + b²। एक कार्य और बाकी है, वो भी कर लेते हैं, और वो कार्य यह है कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ना जरा ज्वाइन करते हैं, मन कर रहा है, देखिए क्या बनता है। क्या बना, कुछ बना कि कुछ नहीं बना,
क्या बना? रोम्बस बना। क्यों बना बताऊं? बहुत सिंपल है, रोम्बस क्यों बना। देखो पैरेललोग्राम तो बनना ही है, मतलब रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इतना तो समझ में आएगा कि भाई चतुर्भुज है, रेक्टेंगल, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो बनेगा पैरेललोग्राम। अब ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है, पैरेलल होंगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट रेक्टेंगल में एक एंगुलर सिमेट्री है, और उस एंगुलर सिमेट्री की वजह से वी गेट ए रोम्बस। अनलाइक पैरेललोग्राम जहां पर एंगुलर चारों एंगल की सिमेट्री नहीं थी, ठीक है, नहीं थी, राइट, बट यहां चारों एंगल की सिमेट्री है, 90 90 90 90। एंड देयरफॉर जब हम रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, इसको मैं बोलूंगा ई एफ जी एच, सो वी गेट ए रोम्बस। आप इसको तुरंत प्रूफ कर सकते हो। कैसे? भाई ये लेंथ क्या होगा, ये आप कहोगे a/2 है, ये आप कहोगे b/2 है, क्योंकि मिड पॉइंट्स है। तो ये 90 डिग्री होने की वजह से क्या बनाएगा, जो वैल्यू बनाएगा वही यहां भी तो मिलेगा, क्योंकि ये भी a/2 है, ये भी आपका b/2 है। तो आप पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस से प्रूफ हो रहा है कि भाई चारों भुजाएं बराबर भी हैं, वैसा पैरेललोग्राम इसके चारों भुजाएं बराबर, तो क्या बोलेंगे, रोम्बस। तो आप लिखिए ई एफ जी एच मिड पॉइंट्स हैं, और ई एफ जी एच क्या है, रोम्बस यानी समचतुर्भुज। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ में आई? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? रोम्बस के अंदर एक और मजेदार बात होती है, मतलब सॉरी रेक्टेंगल के अंदर ये होती है कि रेक्टेंगल के भीतर अगर आप कोई पॉइंट ले लें, जैसे मैंने एक पी पॉइंट लिया जो रेक्टेंगल के भीतर है यहाँ पर, और इसको यहां से ज्वाइन कर दो, आप इसको यहां से ज्वाइन कर दो, तो यहां से ज्वाइन कर दो, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, इसको बोलूंगा ए बी सी डी, और इस पॉइंट को बोलूंगा पी। तो पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के बराबर होता है। पढ़ो फिर से, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, राइट? यस, P can be any point inside the rectangle. P is any point inside rectangle. एक दूसरी और मजेदार बात होती है रेक्टेंगल के साथ, वो ये होती है कि आप कोई P पॉइंट बाहर ले लो, नॉट नेसेसरली कि बीच में लिया, कहां लिया, कहीं भी ले लो, यहां ले लो, जैसे रेक्टेंगल ए बी सी डी, यहां भी सेम वही होता है, सेम प्रॉपर्टी कि पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। प्रॉपर्टी सेम, पॉइंट अंदर हो बाहर हो कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? रिजल्ट इज सेम। जहां पर ध्यान के रखना है कि ए और सी मतलब अपोजिट वर्टिसेस से ज्वाइन करके जो स्क्वायर्स का सम करोगे वो सेम मिलेगा। इंटरेस्टिंग है, डैम इंटरेस्टिंग। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। इस रिजल्ट का नाम, जो ये वाला रिजल्ट है पर्टिकुलरली, इसको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कुछ ब्रिटिश फ्लैग से मिलता जुलता डायग्राम है। It's known with this name. Name is not important, result is important, ठीक है? Anyway, अब हमने रेक्टेंगल देख लिया, अब हम आते हैं जरा स्क्वायर पे। द मोस्ट इंटरेस्टिंग डायग्राम इन क्वाड्रिलेटरल। क्यों इंटरेस्टिंग पता है आपको? स्क्वायर, स्क्वायर एक रेगुलर फिगर है, जैसे ट्राइंगल का जो स्टेटस, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो स्टेटस ट्राइंगल में है, वही स्टेटस स्क्वायर का क्वाड्रिलेटरल में है। क्यों? इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता था याद है? तीनों भुजाएं बराबर और तीनों इंटीरियर एंगल भी बराबर, 60 60 60
साइड भी बराबर। यहाँ क्या है देखो, चारों भुजाएं बराबर, लेकिन वो तो रोम्बस की भी है, लेकिन इसके चारों एंगल भी बराबर है। समझे कि नहीं? सो इट्स ए परफेक्ट रेगुलर डायग्राम और मोस्ट सिमेट्रिक डायग्राम। तो यहां पर हम क्या करें कि इसके एंगल भी 90 डिग्री हैं चारों, और भुजाएं भी बराबर है। तो समझ रहे हो, ये रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ है, रोम्बस की प्रॉपर्टी भी लेके बैठा हुआ है। तो ऑल साइड्स इक्वल, एंड देन नेचुरली द डायगोनल्स आर इक्वल। रोम्बस की प्रॉपर्टी है तो भैया ये चारों राइट एंगल बनेंगे। दैट्स आल्सो नॉट ए प्रॉब्लम, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90, ये 90, सब 90 डिग्री के कोण हो गए। यहां डायगोनल्स आपके इक्वल होते हैं, जैसे रेक्टेंगल में होते हैं, यहां भी होते हैं। तो जो डायगोनल है आपका डी, ये हो जाता है रूट ऑफ, सॉरी, a√2। एरिया लिखोगे तो क्या मिलेगा, a²। और देखो ये एंगल आपका 45 डिग्री हो जाता है यहां पर, बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट सिमेट्री। ये वैल्यू आपकी 45 डिग्री, तो सारी जगह 45 हो जाएगा। ये पूरी लेंथ a√2 हो जाती है। अगर मैं इतनी लेंथ लिखूं तो a/√2, ये भी a/√2, इनकी भी जरूरत पड़ेगी कभी कभी, a/√2, a/√2 लाइक दैट। अब मजेदार बात क्या है कि आपको एक फॉर्मूला और ध्यान रखना चाहिए यहां पर कि एरिया डायगोनल के टर्म्स में क्या है। a की वैल्यू d/√2 है, यहां पर a की वैल्यू d/√2 है। तो एरिया को अगर मैं डायगोनल के टर्म्स में लिखूं यहां पर, एरिया बनेगा d²/2 बनेगा। अगर आपको सिर्फ स्क्वायर का डायगोनल दिया हो तो एरिया सीधे कैसे लिखोगे, d²/2। तो ये भी आपको एक एडिशनल बात ध्यान रखनी है। अब एक चीज और देख लेते हैं स्क्वायर में, कि स्क्वायर को मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा। तो स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक स्क्वायर ही मिलता है। ये हमारा स्क्वायर हो गया ABCD, इसको मैं बोलता हूं EFGH। सब हो गए EFGH हमारे मिड पॉइंट्स हैं, और जो EFGH है ये हमारा एक स्क्वायर ही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस बोलो, हाँ समझ में आया, राइट, से यस। ठीक है, अब आते हैं और एक और पढ़ते हैं, ट्रेपीजियम, जिसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? तो समलंब चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होती है कि हम क्या करेंगे, एक ऐसा चतुर्भुज बनाएंगे जिसके आमने सामने की भुजाएं तो देखो समांतर होंगी। तो दो समांतर भुजाएं होंगी और दो असमांतर भुजाएं होंगी। इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे समझ लेना। आप ये मत बोल देना कि सर पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम का ही स्पेशल केस है कि भाई दो भुजाएं तो आमने सामने की समांतर होती ही हैं और दो हो जाए, नहीं। पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम का स्पेशल केस नहीं है। ट्रेपेजियम बहुत क्लियरली जो दो पैरेलल साइड्स होंगी वो इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि अगर दो पैरेलल साइड्स इक्वल हो गई तब तो ये 100% पैरेललोग्राम बन जाएगा। आप आमने सामने की भुजा को बराबर कर दो, बाकी दो भुजाएं अपने आप बराबर हो जाएंगी। ये पता है आपको कि नहीं? किसी भी चतुर्भुज में अगर आप दो बराबर भुजाएं ड्रॉ कर दो, कहीं भी ड्रॉ कर दो, इक्वल कर दो, अगर दो बराबर भुजाएं ड्रॉ करोगे तो इसको ज्वाइन करने पे 100% पैरेललोग्राम ही बनता है, राइट। तो आपको समझना क्या है कि ट्रेपेजियम में जो पैरेलल भुजाएं होंगी वो इक्वल नहीं होंगी। तो मैं लिख रहा हूं टू अनइक्वल बट पैरेलल साइड्स। दो भुजाएं अनइक्वल हैं लेकिन पैरेलल हैं, ये इंश्योर करेगा कि बाकी दो भुजाएं आपकी पैरेलल नहीं होंगी। तो इसी की वजह से यहां से एक और चीज आएगा कि टू नॉन पैरेलल साइड्स होंगे इसमें। क्या वो दो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो सकते हैं? यस।
आई हैव नो प्रॉब्लम। वो नहीं भी हो सकते हैं इक्वल, हो भी सकते हैं। कब होंगे मैं बताऊंगा, उसका एक नाम होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आई विल कम टू दैट। तो टू नॉन पैरेलल साइड्स बट, तो ये हमारा टू नॉन पैरेलल साइड्स होगा लेट्स से। तो कंडीशन बस ये है ट्रेपेजियम की, दो अनइक्वल बट पैरेलल साइड्स होंगे और दो नॉन पैरेलल साइड्स होंगे। और ये अगर है तो ये अपने आप होगा, उसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी है। एंड देयरफॉर द ओनली सफिशिएंट कंडीशन इज दिस, कि एक क्वाड्रिलेटरल होगा, ट्रेपेजियम में क्वाड्रिलेटरल तो ही है, एक चतुर्भुज तो ही है, तो एक इनक्लोज फिगर चाहिए 4 लाइन से। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो पैरेलल साइड्स होंगी और अनइक्वल होंगी, तो वो फिगर अपने आप ट्रेपेजियम बना देगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर इसके दो केसेस में बताता हूं आपको। एक केस हो गया, लेट अस से ये आपका एक ट्रेपेजियम है, दो पैरेलल साइड्स हो गए। एक ट्रेपेजियम ऐसा हो सकता है कि जो दो पैरेलल साइड्स हैं मेरे पास, इनको मैं बहुत सिमेट्रिकली रख दूं। सिमेट्रिकली रखने का मतलब ये होगा कि ये जो पैरेलल साइड है इसको बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिक कहीं बीच में अगर आप रखते हो, इससे होता क्या है ना कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, ये पैरेलल हैं और जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएं, तो इस ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। समलंब, सॉरी, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, ये एक स्पेशल केस हो गया जनरल ट्रेपेजियम का, और ये नॉर्मल ट्रेपेजियम कहलाता है। तो जब मैं नॉर्मल ट्रेपेजियम बोलूंगा तो वो नॉर्मल ट्रेपेजियम ये भी हो सकता है, दूसरा वाला भी हो सकता है, इसमें सब इंक्लूडेड है। ये उसी का स्पेशल केस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मत सोचना कि अगर मुझसे केवल ट्रेपेजियम बोला तो इसका सिर्फ मतलब हमेशा अनइक्वल नॉन पैरेलल साइड होगा, ऐसा नहीं है। ये इसी का स्पेशल केस है, ये इसी का स्पेशल केस है। ट्रेपेजियम का ही एक स्पेशल केस है। और ये आपका समलंब चतुर्भुज हुआ। अब इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि डायगोनल बाइसेक्शन, अजीब सा है ये, इसमें कुछ तिकड़मबाजी आपको नहीं करनी है, राइट। आगे देखते हैं इसके भाई क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है इसमें। पहला हमें इसमें ये ध्यान रखना है समलंब चतुर्भुज में कि इसमें आइसोसेलेस दिख नहीं रहा भैया, ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे पास कोई कंप्यूटर टूल नहीं है ट्रेपेजियम ड्रॉ करने का, ट्रेपेजियम का डायग्राम। मैं आपके मनोस्थिति को, मैंने कल भी बोला था, याद हो अगर आपको, आपका मन बहुत भटकता है। हमें पता है बराबर नहीं दिख रहा, इसलिए बराबर का सिंबल लगाया हमने। इस सिंबल का मतलब होता है दोनों बराबर हैं, नहीं भी दिख रहे तो मान लो चुपचाप, ठीक है। हर चीज सवाल नहीं होती है, कुछ चीजें बस जबरदस्ती पूछते हो तुम। पता है सब कुछ, इक्वल बनाया मैंने, वहां लिखा मैंने कि इक्वल है, दिख नहीं रहा है। इधर आप चुपचाप इस पे फोकस करो। सो ट्रेपेजियम में देखते हैं जरा गौर से, यहां भी डायगोनल्स होंगे, देखो ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल होगा, इस तरीके का। एक मजेदार बात देखो यहां पर ये होगी कि ये भुजा ये पैरेलल अगर है तो मैं लिख रहा हूं ए बी सी डी, ये एंगल आपका होगा थीटा, तो नेचुरली ये एंगल भी थीटा बनेगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमेशा बराबर ही होते हैं। तो यहां आपको मिलता है बेसिकली, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं बोल दूं ओ, तो आप कहोगे कि जो ट्राइंगल आपका ए ओ बी है और जो ट्राइंगल आपका डी ओ सी है, ये सिमिलर होता है, दे आर सिमिलर। और सिमिलर होने की वजह से क्या होता है, ये जो एओ है, ध्यान से देखिएगा, एओ एओ डीओ के, तो एओ बटा डीओ अगर मैं लिखूं, ये सेम होगा आपका ओ बी बटा ओ सी के। सो यहां से आप एक वैल्यू लिख सकते हो कि एओ इंटू ओ सी इज इक्वल टू बीओ इंटू ओ डी। एओ मतलब एक डायगोनल में जो दो पोर्शंस हैं, एओ इंटू ओ सी बराबर बीओ इंटू ओ डी। तो ये रिजल्ट आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। बाकी अक्सर सवालों में इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया रेशियो पूछ लिया जाता है। अगर मैं इन दोनों के ट्राइंगल का एरिया का रेशियो पूछूं तो क्या निकलेगा, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, उनके भुजाओं के रेशियो के अनुपात में होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्राइंगल ए ओ बी का जो एरिया है वो A1 है और ट्राइंगल DOC का एरिया A2 है, तो A1 बटा A2 की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सिंपली दो पैरेलल साइड्स जो हैं AB और DC,
इनके रेशियो का होल स्क्वायर। भाई दो इक्वल ट्राइंगल के ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है? आप कहोगे दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो सर तो बहुत सिंपल है। मैं कहूंगा क्या है? तो आप कहोगे कि भाई उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, एक मिनट रुकेगा, नोटेशन में गड़बड़ी हुई तो सही कर दूंगा मैं, परेशान ना हो। एक मिनट रुकेगा, पहले इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए, बहुत ज्यादा फैल गया है ये। नोटेशन में लिखने में गड़बड़ी हुई है, एक मिनट सही कर देते हैं। चलो, नोटेशन में गड़बड़ी हुई ना? यस, बिल्कुल सही बात बोली आपने, क्योंकि एओबी में ए एंगल थीटा है तो यहां सीओडी लिखना पड़ेगा। और इसको लिखने से गड़बड़ी क्या हुई? इसको लिखने से गड़बड़ी ये हुई कि आपने जो रिजल्ट लिखा वो भी गलत होगा। जैसे सीओडी, सीओडी अगर आप लिखोगे तो एओ का रेशियो ओसी से लेना पड़ेगा आपको। एओ बटा ओसी आएगा इधर, और एओ बटा ओसी जो होगा वो आपका ओबी बटा ओडी हो जाएगा। सो आपका एओ इंटू ओडी बराबर बीओ इंटू ओसी के बराबर होगा, राइट? सो एओ इंटू ओडी मतलब आपको एओ जाना है ऐसे, इंटू ओडी जाना है, बराबर बीओ इंटू करस्पॉन्डिंग साइड्स लाइक दिस। तो दिस इज द रिजल्ट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप ये अंडरस्टैंड करें सिमिलैरिटी, क्योंकि एग्जाम में अगर ये रिजल्ट पूछ लिया जाए तो बात अलग है कि ये रिजल्ट ही लिखना है ऐसे, वरना ये सबसे कारगर है सिमिलैरिटी लिख पाना, क्योंकि जब कई बार ये वैल्यूज एक्स एक्स के टर्म में दी जाएंगे, रेशियो लेके एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, इट्स बेटर टू नो दिस रिलेशनशिप। तो आप रटिए मत इसको बस समझिए, अंडरस्टैंड करिए इसको। आइए, किसी भी ट्रेपेजियम का अगर मुझे एरिया लिखना हो तो इसका क्या तरीका है? ट्रेपेजियम का एरिया लिखने का फॉर्मूला यह है कि आप अगर यहां से यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दें, जैसे ये मैंने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं h है, तो इसका एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू एच। आपको सर ये क्या बोला है? बहुत आसान है। क्यों आसान है? ये एरिया कैसे निकला मैं दिखाता हूं आपको। आप बस इसको ज्वाइन कर दो ऐसे। जब आपने इसको ज्वाइन किया, दो ट्रायंगल बन गए। आपको पता है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ, क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। अगर ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं तो दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा हर जगह कहीं भी निकाल लो बराबर ही होती है। तो आपने अगर इस पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी को h बोला है तो ये भी h ही होगा, राइट? क्लियर? समझ में आई बात कि नहीं? यस। तो इसका एरिया जब लिखोगे एबीसी ट्राइंगल का तो हाफ इंटू ए बी इंटू एच आएगा। आप एडीसी ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे तो आपको मिलेगा हाफ इंटू सी डी इंटू एच। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि मैं सीडी को बेस मान रहा हूं, सीडी को बेस मान के अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ए से परपेंडिकुलर सीडी पे डालोगे तो ये लेंथ भी अच्छी होगी। तो अगर मैं एडीसी का एरिया लिखूंगा तो हाफ इंटू सी डी इंटू एच आएगा। इसका टोटल ये बन गया। इसको अगर आपको ऐसी भाषा में लिखना हो तो एरिया को हम ऐसे लिखेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उन पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी। तो ये आप जनरल जो फॉर्मूला है, रादर देन एबीसीडी ध्यान रखो, ये भी ध्यान रख सकते हो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है अभी तक? आते हैं ट्रेपेजियम के बारे में कुछ और बातें देखते हैं। ये ट्रेपेजियम, ये हो गए ट्रेपेजियम के दोनों डायगोनल्स। चलो डायगोनल छोड़ोगे, अभी ट्रेपेजियम देखो बस, ए बी सी डी। जरा बताओ ट्रेपेजियम के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा?
राइट। देखो ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम एक चतुर्भुज है। तो कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इतना तो होगा कि पैरेललोग्राम तो जरूर होगा। अभी मत बोल देना दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं मिड पॉइंट को एग्जैक्टली मिड में चूज नहीं कर पाया हूं। दिस इज गोइंग टू बी a parallelogram, right? This is going to be a parallelogram. अभी के लिए इसको पैरेललोग्राम ही बोल दो, क्योंकि बाकी तो चीजें तुम्हें पता नहीं है। जरा इसको सोच के आना, ये होमवर्क है तुम्हारा सोचने का कि क्या ये पैरेललोग्राम ही होगा या इसको भी कोई स्पेशल नाम दे सकते हैं, जैसे ये कुछ रोम्बस तो नहीं है, ये कहीं वापस ट्रेपेजियम तो नहीं बन रहा है अंदर, जैसे स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बन गया। थिंक अबाउट इट, दिस विल बी योर होमवर्क, थिंक अबाउट इट। समझ में नहीं आएगा तो हम तो जिंदा ही हैं। पैरेललोग्राम तो बोल ही सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन पैरेललोग्राम एक जनरल टर्म हुआ, क्या कोई स्पेसिफिक नाम भी हो सकता है इसका? कैन देयर बी एनी स्पेसिफिक नेम फॉर इट? जैसे हमने कहा रोम्बस के भीतर रेक्टेंगल बनेगा, बोला रेक्टेंगल के भीतर रोम्बस बनेगा, स्क्वायर के भीतर स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम के भीतर पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये चूंकि चतुर्भुज है ट्रेपेजियम, इसके अंदर पैरेललोग्राम तो बनेगा ही बनेगा। वो समस्या नहीं है। क्या कुछ और नाम हो सकता है इसका? सोच के आइएगा। दैट्स योर होमवर्क, प्लीज थिंक। 10 मिनट सोचना कम से कम, ज्यादा मत सोचना, दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। तो मैं दिमाग पे लोड डालने को नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना। चलिए, ये है आपका एक ट्रेपेजियम। सॉरी, ए बी सी डी। मैंने ट्रेपेजियम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। किसके? इन दोनों साइड्स के, नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। इसको हम बोल रहे हैं ई और एफ। ये मिड पॉइंट है, लिख लो ई एफ मिड पॉइंट्स, नॉन पैरेलल साइड्स। तो जो ई एफ की वैल्यू होती है ना, ये होती है आपकी ए बी प्लस सी डी बाई 2। ये ध्यान रखना आपको, सीधे सवाल इस पे एग्जाम में आता है। ई एफ की जो वैल्यू होगी वो होगी ए बी प्लस सी डी बाई 2। ठीक है, ठीक है कि नहीं? राइट, नेक्स्ट। पी और क्यू जो हैं ये मिड पॉइंट्स हैं ए सी एंड बी डी। सो ई एफ की जो वैल्यू होती है यहां पर वो होती है ए बी माइनस सी डी बाई 2। ये भी आपको ध्यान रखना। द लेंथ ऑफ ई एफ नहीं, सॉरी, पी एंड क्यू। द गुड थिंग ऑल्सो इज कि यहां जो ई एफ है ये ए बी और सी डी के पैरेलल होता है। सेम यहां जो पी क्यू आपको मिलता है वो इसके पैरेलल मिलेगा। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। ट्रेपेजियम का एक और बहुत खतरनाक फॉर्मूला है और उस पर सवाल वेरियस एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो भी लिख देता हूं। ए बी सी डी।
इसका देखिए फॉर्मूला ये होता है कि अगर मैं डायगोनल्स के स्क्वायर का सम करूं, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल। तो ये क्या होता है, देखो AC और BD अगर है तो जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम लिखो आप, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्लस जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट यहां लिखिए, ये इसके बराबर होता है। ये भी एक रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। आई एम रिपीटिंग, डायगोनल्स के स्क्वायर का जो सम है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये क्या है, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब दो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ट्वाइस ऑफ AB into CD। Is it clear to everyone or not? Yes. Next. अगर मैं आपके सामने एक ट्रेपीजियम बनाऊं इस तरह से, तो ट्रेपीजियम को देखने का एक और नजरिया हो सकता है। आज तो पूरा क्लास प्रॉपर्टीज में चला गया। चला गया का क्या मतलब होता है, नुकसान हो गया क्या है, नुकसान हो गया क्या, यूटिलाइज हुआ है भैया क्लास का। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालो और यहां से परपेंडिकुलर डालो तो कैन यू सी कि ट्रेपीजियम कैन बी व्यूड एज these two right angle triangles। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और बीच में क्या है आपका, एक रेक्टेंगल है। तो एक जो ट्रेपीजियम है ना उसको आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर डालूं तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव भी कई सवालों में बहुत काम आता है। ऐसे ही मैं आपको एक और चीज दिखाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मेक an isosceles trapezium। ये जो ट्रेपीजियम है ना ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखिएगा, यहां से परपेंडिकुलर डाला, यहां से परपेंडिकुलर डाला। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है, देखो आपके जो हाइपोटेनस है वो सेम हो गए, ये इस तरह से प्लेस्ड होते हैं सिमेट्रिकली, तभी ऐसा हो सकता है। तो यहां पर क्या होता है, ये लेंथ इसके बराबर हो जाती है। अगर मैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात करूं, मैंने यहां पर आपके सामने लिखा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जब आप राइट एंगल्स बनाओगे तो ये दोनों भुजाएं तो इक्वल हो गई, और ये जो साइड और ये साइड जब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनता है तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होते हैं, तो ये इसके बराबर भी हो जाता है। अगर आपने परपेंडिकुलर डाला तो आपको ये दोनों भी बराबर मिलेंगे। अब ये जो भुजा है ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर हो जाएगा, ऐसा ना। मतलब मैं अगर इसको ए बोल दूं तो ये इतना ए होगा, मैं अगर इसको एक्स बोलूंगा तो ये भी एक्स होगा, आप इसको वाई बोलोगे तो ये भी वाई होगा। अब ये दोनों जो राइट एंगल्स हैं, ये राइट एंगल कोई आम राइट एंगल्स नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल्स हैं। क्या है, कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल्स हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इनका एरिया भी बराबर है और ये बिल्कुल सेम राइट एंगल ही है एक तरह से, तीनों भुजाएं बराबर हैं, देख लो साफ साफ। राइट एंगल है, हाइपोटेनस इक्वल है, एक बेस इक्वल है, थर्ड साइड भी बराबर ही होगा, हाइट के बराबर होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहां पर ये राइट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। दो राइट एंगल है वहां, यहां दो राइट एंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका फायदा दिखाता हूं क्या है। सो द बेनिफिट इज वेरी सिंपल, कि जैसे मैंने कहा ये ऐसा बनाया मैंने, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना तो पता है क्या होता है आपको, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं इतना काट के निकाल लूं यहां से, मतलब काट के निकालने का मतलब समझाता हूं आपको।
काट के निकालने का मतलब ये है कि मैं इतना ये वाला ट्राइंगल यहां से हटा लूं, हटा दी। चूंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो अब मैं क्या कर सकता हूं ना, उस ट्राइंगल को मैं यहां उल्टा करके बनाऊंगा। कैसा था ट्राइंगल? एक भुजा इसके बराबर थी, एक भुजा इतनी लेंथ के बराबर थी और ये 90 डिग्री था। यू विल गेट ए रेक्टेंगल। इन दोनों के एरियाज बराबर हैं, चाहे आप इस फिगर का एरिया निकाल लो चाहे आप इसका निकाल लो, एरिया इक्वल होगा। सो आप आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये लाइन आपकी ए थी, याद है आपको? ये आपका एच है, यहां हमने इसको एक्स बोला था अगर आपको याद हो। तो इसका एरिया क्या बनेगा? ए प्लस एक्स इंटू एच। रेक्टेंगल के एरिया से आपने ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया। अगर वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है देन इट कैन बी व्यूड एज ए रेक्टेंगल, बिकॉज अगर मैं ये एरिया यहां से काटूं, घुमाऊं, यहां पर जाकर रख दूं तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। बिकॉज एनीवे दिस पोर्शन इज रेक्टेंगल ना, 90 डिग्री पे हमने ड्रॉ किया था इसको। अब यहां पर एक 90 डिग्री ऐसे आएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, तो ये पूरा रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू रेक्टेंगल। ये हो गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, मतलब ट्रेपेजियम की कहानी हो गई। अब आते हैं एक और बहुत शानदार सा क्वाड्रिलेटरल होता है, इसको हम बोलते हैं काइट। काइट माने काइट, काइट माने पतंग। देखते हैं क्या होता है ये काइट। ये होती है कि देखो आपके पास 4 भुजाएं होंगी, बट 4 भुजाएं थोड़ा मजेदार तरीके से होंगी। अगर आपने पतंग देखी है, कुछ लोगों को पतंग दिख रहा है, कुछ लोगों को काजू कतली दिख रहा होगा, ठीक है? काजू कतली भी राइट। सो इसमें क्या होता है, ये एडजेसेंट भुजा इसके बराबर होती है और ये एडजेसेंट भुजा इसके बराबर होती है। अब इस केस में अगर आप डायगोनल्स बनाओगे ना, ऐसे एक डायगोनल ऐसा बनेगा और एक डायगोनल आपका बाकायदा ऐसा बनेगा। इसमें क्या होता है ना कि जो छोटा वाला डायगोनल होता है वो बड़े वाले डायगोनल से बाइसेक्ट होता है और वो बाइसेक्शन 90 डिग्री पे होता है। तो अगर मैं काइट को डिफाइन करूं तो इसमें क्या होता है कि 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स होते हैं, पहली बात तो काइट बनेगा। लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स शॉर्टर वन एट 90 डिग्री। तो यहां म्यूचुअल बाइसेक्शन नहीं है, जैसे पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे, यहां बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। अब मैं यहां पर कुछ लिखने जा रहा हूं, ए बी सी डी। मैं कहूंगा यहां पर कि ए सी हमारा D1 है, मैं कहूंगा BD हमारा D2 है। इसका जो एरिया बनता है उसका भी फॉर्मूला सेम बन जाता है हाफ D1 D2 से। जैसे आपने रोम्बस का लिखा था उसी प्रकार से इसका एरिया भी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये भुजा क्या होगी, D2/2 राइट, और इन दोनों की सम ऑफ लेंथ D1 है। तो जब आप इसको लिखोगे तो इसका एरिया भी काइट का हाफ इंटू D1 इंटू D2 बनेगा। तो ये तुम्हारा काइट है, काइट। समझ में आई बात? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई, कितने लोगों को बात समझ में नहीं आई? अब इसमें कुछ और बातें हैं जो देख सकते हो आप, बिकॉज ऑफ, इसको 3 लगा दो, बिकॉज अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ऊपर वाला पोर्शन देखो, डीसी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल जो होगा थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। एनी डाउट? नहीं। यहां पर ये भी आइसोसेलेस है तो ये एंगल अल्फा होगा और ये एंगल भी हमारा अल्फा होगा। यस और नो? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इस एंगल की वैल्यू बताओगे क्या है? आप कहोगे 180 माइनस 2 थीटा। ये एंगल क्या होगा आपका? 180 माइनस 2 अल्फा। यस और नो? होगा कि नहीं होगा? तो एक आपको यहां पर 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड एक तरह से दिखे यहां पर, अगर आप देखें तो। खैर यहां पर जो मजेदार बात है, एक और चीज अगर आप देखेंगे, इसको अभी ऐसे हटा दो, डायरेक्टली भी देख सकते थे आप, क्योंकि ये अगर 90 है, ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, तो ये जो लाइन है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है और यहां पर भी ये एंगल बाइसेक्टर होगी। क्लियर है कि नहीं है? ये लाइन एंगल बाइसेक्टर ही तो है, और क्या है? तो ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी। मतलब अगर आप कुछ भी एंगल लिखना चाहें तो ये बीटा बीटा जाएगा और यहां पर ये फाई और फाई जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं?
सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे एंड बाकी तो सब बढ़िया है। बाकी काइट की बेसिक प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसा इसमें खतरनाक नहीं है जो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर क्रिएट होगी। इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो फिर आज का खेल यहीं खत्म करते हैं। कल अगर ब्रेक चाहिए तो बता दो, अभी छुट्टी दे देंगे एक दिन की। नहीं चाहिए तो नहीं दूंगा। ऑलराइट, नहीं चाहिए। चलो आप तो डिसाइडेड हो, अब मैं डिसाइड करूंगा डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत गड़बड़ चल रही है और इस मंथ का जो मैंने शेड्यूल बनाया था उसमें यह था कि क्लास रोज लेनी थी मुझे, क्योंकि बीच में थोड़ा सो आई डिसाइड ऑन माय ओन। ये फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। सो कल एक बार चेक कर लेना, अगर क्लास होनी होगी सो 2 बजे तक लिस्ट हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो लिस्ट नहीं होगी, ठीक है। मतलब चेंज होना होगा तो 2 बजे तक चेंज हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेना। अगर क्लास नहीं हुई कल शाम को तो चुपचाप रिवीजन कर लेना। जितना भी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है तो वो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी जो है ना वो देख लेना ठीक से, राइट। और रिवीजन कर लेना थोड़ा सा। छुट्टी का मतलब ये नहीं कि आप छुट्टी पे चले जाओ और पढ़े ही ना। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? यस। अच्छा मैं ड्राइव लिंक दे रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड सभी लोग रुके हैं। जस्ट ए मिनट प्लीज वेट। Alright. So class exercise link, class exercise PDF link. ये मैंने लिंक पिन कर दिया, क्लिक कर लो इस पे। अभी जो क्वाड्रिलेटरल की पीडीएफ है वो भी इसमें डाल दी है मैंने फोल्डर में। यहाँ से आप डाउनलोड कर लो और घर पे अगर मन करेगा तो थोड़ा बहुत क्वाड्रिलेटरल ट्राई कर लेना। अगर नहीं मन करेगा तो कम से कम रिवीजन पीछे की चीजों का कर लेना और थोड़ा सा देख लेना इन चीजों को, ठीक है। ठीक है। और ए क्लास ऐड होंगे और एवरेज। देखिए अभी पहले हम ज्योमेट्री खत्म करेंगे, मैं बता देता हूँ पहले। ज्योमेट्री अगर शेड्यूल में कुछ और दिख रहा है तो उसे भूल जाओ। वो शेड्यूल टेंटेटिव बनाया जाता है, फिर क्लासेस अगर ज्यादा लग जाती हैं एक चैप्टर को खत्म करने में तो चेंज करना पड़ता है वो शेड्यूल को, ठीक है। तो कल से नया कोर्स दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल से हम नया टॉपिक पढ़ाने लगेंगे, बीच में छोड़ देंगे। शुरू में एक क्लास का शेड्यूल बनाते हैं हम लोग, पूरा बैच कैसे चलेगा। बट देन आप लाइव क्लास में आप ये इंश्योर नहीं कर सकते हो ना कि एक टॉपिक 10 क्लास में खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हो कि चलो 10 क्लास में शायद हो जाएगा, बट देन क्लास में डिस्कशन होता है, थियरी का डिस्कशन। मैं जिस तरह का टीचर हूँ बहुत डिफरेंट काइंड टीचर हूँ। मतलब आई एम नॉट ए उस तरह का टीचर की मैंने कोई नोट्स बना लिया है और उसी नोट्स को आपको बार बार पढ़ाना है। आई एम ए लाइव टीचर। लाइव टीचर का मतलब समंदर से निकाल निकाल के पढ़ाता हूँ आपको। इट्स लाइक दैट। सो आई एक्चुअली डू नॉट नो कि ज्योमेट्री विल टेक 15 क्लास और 20 और 25। टेंटेटिवली मुझे लगा था शायद 20 क्लास में हो जाएगा, नहीं हुआ। तो वी हैव टू कंप्लीट अ चैप्टर एंड देन मूव टू अ न्यू चैप्टर। तो इसलिए अगर वहां एवरेज दिख रहा है तो भूल जाओ। भी पहले हम ज्योमेट्री करेंगे, ज्योमेट्री के बाद हम मेंसुरेशन करेंगे, देन फिर आगे के टॉपिक्स आने वाले आएंगे। सो ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, ये 4 नेक्स्ट टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। नहीं, किसने कहा ब्रेक? अभी कल का ब्रेक मैंने कंफर्म नहीं किया, मैंने बोला हो सकता है। लेट मी सी, मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ चल रही है, 3 दिन से बुखार में हूं मैं। आई विल थिंक टुमारो मॉर्निंग बेस्ड ऑन माई कंडीशन कि डू आई नीड ए ब्रेक फॉर 1 डे और आई कैन जस्ट टीच कंटिन्यूअसली। सो डिपेंडिंग ऑन दैट आई विल टेक ए कॉल टुमारो। अभी आज मैं इसलिए कॉल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कल मैं अच्छा महसूस करूँ। ठीक है। अभी इधर थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा किया है मैंने अपने आप को। 3 दिन मेरी तबीयत काफी खराब थी, बट आई थॉट कि नहीं, इसको एक्सटेंड नहीं करना है। बट अगला महीना तो पूरा हमारे हाथ में है अभी। सो इवन इफ आई टेक 1 डे ब्रेक दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। सो लेट्स सी, कल मैं डिसाइड करूंगा 12 बजे तक अपनी तबीयत के हिसाब से कि शाम को क्लास लेनी है या नहीं लेनी है। अगर ठीक लगेगा तो लूंगा कल भी क्लास, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। क्वाड्रिलेटरल के बाद ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल के बाद इसी में हमें वो भी पढ़ना है, क्या बोलते हैं उसको। चलो यार क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। क्वाड्रिलेटरल के बाद पॉलीगन पढ़ेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय बाय।